वीज़ा रेशियो के हवाले से तो ये कंट्री रिलेशंस अच्छे होने की वजह से जो है वो यहाँ पर अप टू 100% वीज़ा रेशियो जो है वो देता है, प्रोवाइड करता है। इवन की गवर्नमेंट भी जो है वो वहाँ के मतलब पाकिस्तानियों को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, प्रेफर करती है यहाँ पर। अगर हम देखें तो चाइना की 99% यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आइल्स रिक्वायर्ड नहीं करती। बिल्कुल। पार्ट टाइम जॉब की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत सारी आपको जॉब्स जो है वो मिल जाती हैं, इजीली मिल जाती हैं। बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज मिल जाती हैं जो स्टूडेंट्स को जॉब प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे जो आपने बात की है कि उनकी फील्ड से रिलेटेड उनको जॉब्स नहीं मिलती, ये पाकिस्तान में होता है, वहाँ पर आपको बहुत मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज की लाइक यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज हैं, यूके की कंपनीज हैं। इसके अलावा इसमें मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है जो बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी वालों को ऑफर की जाती है स्टूडेंट्स को। बट मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अलाउ नहीं नहीं करती। कर सारी बात आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रही है और आपको ऐसी स्कॉलरशिप मिल रही है जिसके आपको बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है और फिर वो कम्पिटेटिव भी नहीं है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को तो वैसे ही स्कॉलरशिप की बेस पे जो है वो बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है और टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा नहीं है। विद इन 4 to 6 वर्किंग डेज के अंदर आपको वीजा मिल जाता है। वो इजीली वहाँ पर एडजस्ट भी हो जाते हैं और सेटल भी हो जाते हैं और वहाँ पर सारी उम्र वहीं पे काम करते हैं। अगर वो वैसे मतलब ओकेजनली मूव करना चाहे किसी दूसरी तीसरी कंट्री में तो वो जा सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी कंट्री है। स्टूडेंट्स टारगेट कर सकते हैं, आपकी फीस कम आ जाती है, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम आ जाती है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम आलिया सित्तान फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट और मेरे साथ है सर तलहा भट्ट। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम दो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ में कंपैरिजन करने वाले हैं, चाइना और जापान। अगर स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं तो उनको चाइना चूज़ करना चाहिए कि जापान चूज़ करना चाहिए, और कौन सी ऐसी कंट्री जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। इसके अलावा जापान और चाइनीज़ की यूनिवर्सिटीज़ में आपकी ट्यूशन फीस क्या होती है, आपकी पर मंथ क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग आ जाती है। इसके अलावा आप अगर स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप ईजिली मिल जाती है। हम हर एक चीज़ को कवर करने वाले हैं अपनी आज के इस पॉडकास्ट सेशन में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की कोई भी नई अपडेट या वीडियो आती है तो आपको मिलती रहे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सर तलहा से पूछते हैं। जी सर तलहा, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुना खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि आज हम दो कंट्रीज़ का कंपैरिजन करने वाले हैं, चाइना और जापान। तो हमारे स्टूडेंट्स को बताएं थोड़ा सा इन कंट्रीज़ के बारे में। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने देखने वाले व्यूवर्स को मैं हाय अस्सलाम वालेकुम करूँगा। और दूसरी बात ये है कि अगर इन दोनों कंट्रीज़ के कंपैरिजन की हम बात करें तो नो डाउट कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, हाईली डेवलप्ड कंट्री हैं, इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग इकॉनमी है। आप देख लें कि दुनिया में हर तरफ वो एक कहावत मशहूर है कि धोखे में नहीं रहना, सब चाइना। कि मतलब इस वक्त हर चीज़ को लेके जो है दुनिया में सब कुछ जो है वो चाइना से चल रहा है। तो अब आप इससे भी अंदाज़ा कर लें कि कितनी हाईली डेवलप्ड जो है वो कंट्री इस वक्त बन चुकी हुई है चाइना। फिर दूसरी बात ये देखें कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, ठीक है। हमारे पाकिस्तान के जो खासकर रिलेशंस हैं बहुत अच्छे जो हैं वो चाइना के साथ हैं क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री भी है। क्योंकि जापान के साथ हमारे इस तरह के रिलेशंस नहीं है जिस तरह की चाइना के साथ हैं, क्योंकि वो हम बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर जापान जो है वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में आता भी नहीं है क्योंकि चाइना तो आता है। फिर ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो मिलकर लाइक पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर रहे हैं। दोनों के जो है मतलब रिलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हैं, इतने अच्छे हो चुके हुए हैं कि यहाँ पर बहुत सारी स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। इवन कि यहाँ पर आप स्टडी बेस पे जाते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एडजस्टमेंट के, आपके सेटल होने के यहाँ पर चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फिर दूसरा पॉइंट अगर हम ये कंसिडर करें वीज़ा रेशियो के हवाले से तो ये कंट्री रिलेशंस अच्छे होने की वजह से जो है वो यहाँ पर अप टू 100% वीज़ा रेशियो जो है वो देता है, प्रोवाइड करता है। चाइना वैसे जो है वो तकरीबन 14 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर करता है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है। बहुत सारी और भी मतलब यानी कंट्रीज़ हैं, 10-12 कंट्रीज़ हैं। बट विद द शॉर्टेज ऑफ टाइम जो है अब हम उनके नाम तो नहीं ले सकते क्योंकि सेपरेटली जो हमने वीडियोज़ बनाई हुई हैं उनमें हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ जो है वो बॉर्डर करता है। बट पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है। तो इस लिहाज से मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो है वो मतलब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए खासकर दोनों कंट्रीज अच्छी हैं। हर कंट्री के आपको पता है अपने मतलब यानी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो ये चीज़ है कि अब कंपैरिजन करेंगे तो फिर हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो क्लैरिफिकेशन देंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि क्या इनमें जो है वो मेजर डिफरेंस है। तो फर्स्टली खैर चाइना के बारे में आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं, देन मैं फिर जापान के बारे में कंपैरिजन करूंगा। तो आप क्या कहती हैं, आपका क्या कहना चाइना के बारे में? मेरी नज़र में तो ये कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, बट इनमें प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे। तो आप पहले चाइना के बारे में बताएं कि स्टूडेंट्स को क्यों चाइना चूज़ करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसलिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। वो आप एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाई है। आपको इतनी ज़्यादा टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती है जिनको
जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को फ्री पढ़ने का मौका भी दिया जाता है चाइना में। अब वो जापान की अगर बात करें तो जापान में आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा नहीं मिलती जितनी आपको चाइना में मिल जाती हैं। और पाकिस्तान से हर साल बहुत से स्टूडेंट्स जाते हैं चाइना में रेगुलर स्टडीज़ पे भी और स्कॉलरशिप पर भी। और जो भी स्टूडेंट पाकिस्तान से जाता है वो बहुत ज़्यादा सेफ फील करता है चाइना जाके। बिल्कुल। चाइना जो है वो एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है, बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी है। इवन के यहाँ का जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है वो इतना हाईली डेवलप्ड है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया की किसी भी कंट्री से कोई भी यहाँ पे फॉरेनर आता है तो वो अपने आप को यहाँ पर सिक्योर और सेफ फील करता है। इतना मतलब यानी इनका जो है वो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम एडवांस्ड है। बिल्कुल। और अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो मतलब यहाँ पे आपको टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज मिल जाती है, जिनमें आपको पेकिंग यूनिवर्सिटी मिल जाती है, सिंगवा यूनिवर्सिटी है, फुदान यूनिवर्सिटी है। ये सारी यूनिवर्सिटीज टॉप रैंकिंग है जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया में अपना एक नाम बनाया हुआ है अपनी रिसर्च की वजह से। और इसके अलावा भी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ अगर स्टूडेंट पढ़ने जाता है तो वहाँ पे उनको आप स्टडी के दौरान ही आपको एक्सपीरियंस गेन करने का मौका मिलता है। एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी एजुकेशन होती है, मतलब हमारे पाकिस्तान की तरह वो रिटलाइजेशन वाला सिस्टम नहीं है। वहाँ पर आपको जितनी भी जिस फील्ड से भी रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है, इवन कि आपको उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं, रिसर्च और थियोरेटिकल बेस्ड जो है वो आपको वहाँ पर एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि कंपनीज की आपस में कोलैबोरेशन होती है यूनिवर्सिटी के साथ, तो आपकी स्टडी के दौरान ही आपको इंटर्नशिप्स ऑफर कर देते हैं कि आप स्टडी के साथ साथ एक्सपीरियंस गेन करें। जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा कि आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज की, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज हैं, यूके की कंपनीज हैं। मतलब ये जो कह लें कि स्पेसिफिक कंट्रीज जो स्टूडेंट्स के जेहन में ज़्यादातर आ रही होती हैं, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इस कंट्रीज की बड़ी बड़ी कंपनीज के जो हैं वो मतलब ऑफिसेज भी यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर इसी वजह से जो है वो स्टूडेंट्स को रिसर्च और थ्योरेटिकल बेस्ड एजुकेशन दी जाती है। ऑफ कोर्स उन्होंने जाहिर सी बात है जब अपनी स्टडीज़ करनी है, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी फाइंड करनी है, वो अलग बात है कि यहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं या इंटर्नशिप्स करते हैं, बट वो ये इसलिए कर रहे होते हैं कि अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं, अपने स्किल्स को बिल्डअप कर रहे होते हैं। बट जो स्पेसिफिक उनका जो करियर ग्रोथ स्टार्ट होती है वो आफ्टर स्टडीज़ होती है। आफ्टर स्टडीज़ ही उन्होंने अपना करियर, अपना फ्यूचर जो है वो बिल्डअप करना होता है। क्योंकि उसके बाद इंसान का एक ही एम होता है कि वो जब इतने मतलब यानी पैसे लगा के अच्छी स्टडीज़ कर ली है उसने, तो अब वो उस स्टडीज़ से रिलेटेड उस तरह की फील्ड में भी तो जाके काम करे ना, कोई जॉब करे, कोई वर्क करे कि मतलब अच्छी अर्निंग कर सके और अपना फ्यूचर कुछ बिल्डअप कर सके, अपने बारे में कुछ ग्रोथ कर सके। पर ऐसा भी तो होता है ना कि अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं अब्रॉड में तो आपको अपनी फील्ड के रिलेटेड जॉब नहीं मिलती, पर आपकी मजबूरी भी होती है जॉब करना। स्टूडेंट्स का होता है कि हम खुद ही अपनी जॉब के साथ साथ अपनी स्टडीज, अपनी फीस कवर करें, अपने लिविंग एक्सपेंसेस हमें अपने पाकिस्तान से, अपने पेरेंट्स से पैसे न मांगने पड़े। बट असल में बात पता क्या होती है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है ना। यहाँ पे जो आपने बात की है कि उनकी फील्ड से रिलेटेड उनको जॉब्स नहीं मिलती, ये पाकिस्तान में होता है। वहाँ पर आपको बहुत मिल जाती हैं जितना दूसरी कंट्रीज में काम होता है ना। इवन कि ये तो बहुत बड़ी कंट्रीज हैं लाइक चाइना और जापान जिनका हम आज कंपैरिजन करें हैं। अगर हम अपनी बिल्कुल दुश्मन नेबरिंग कंट्री कह लें इंडिया, अगर हम उसके साथ भी अपना कंपैरिजन करें ना तो हम उनके भी बराबर नहीं। ये तो फिर बहुत बड़ी कंट्रीज हैं। आप भी इस चीज़ को जानती हैं, हमारे देखने वाले व्यूवर्स भी इस चीज़ को जानते हैं। तो फिर ये है कि आपको काम मिल जाता है, आपकी फील्ड से रिलेटेड मिल जाता है। देखिए बट स्ट्रगल इंसान ने खुद करनी है। आप मार्केट में निकलें, आप सर्च करें, आपको वहाँ पर इजीली अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है वो जॉब मिल जाती है जिसमें आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अपने मंथली एक्सपेंसेस को जो है वो खुद से कवर कर सकते हैं। बट मेजॉरिटी यहाँ पर ये होता है कि चाइना में, क्योंकि एक हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो यहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को खासकर जो है वो मतलब स्कॉलरशिप जो है वो इजीली प्रोवाइड कर दी जाती है कि यहाँ से मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स मूव करते हैं चाइना, वो स्कॉलरशिप की बेस पे करते हैं। और वो स्कॉलरशिप होती है लाइक इनकी एक फेमस स्कॉलरशिप है CSC, आप भी जानती हैं। CSC स्कॉलरशिप आती है, उसमें उनकी ट्यूशन फीस भी वेव्ड ऑफ हो जाती है, उनको अकोमोडेशन भी मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती है। इसके अलावा इसमें मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है जो बैचलर्स, मास्टर्स और PhD वालों को ऑफर की जाती है स्टूडेंट्स को, जिसमें बैचलर्स वालों को जो है वो 2500 RMB पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाता है। इसी तरह मास्टर्स के लिए जो है वो 3000 RMB जो है वो सेट किया गया स्टाइपेंड, और PhD स्टूडेंट्स के लिए जो वो 3500 RMB पर मंथ के हिसाब से जो वो स्टाइपेंड दिया जाता है। मोरोवर अगर देखें तो ये मतलब कैटेगरीज में डिवाइड कर दी गई है। इसकी 2 कैटेगरीज हैं, टाइप A और टाइप B है। टाइप A ये होती है कि आपने HEC के थ्रू अप्लाई करना होता है, मतलब पाकिस्तान से रहते हुए आप HEC के थ्रू अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से नहीं करते। तो ये होता है कि अगर आप HEC के थ्रू अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपके एडमिशन गेन करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप यहाँ के एक गवर्नमेंट के इदारे के थ्रू जो है वो अप्लाई कर रहे हैं।
क्योंकि वहाँ पे भी उनको पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान से अप्लाई किया गया है, बट पाकिस्तान के भी एक ऑथेंटिक और ऑथोराइज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से अप्लाई किया गया है, HEC की तरफ से। वरना टाइप बी की अगर हम बात करें तो उसमें आप ये आता है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट दोनों में ज़रा थोड़ा सा तो डिफरेंस होता है ना, जाहिर बात आप वो यहाँ एक्चुअली यूनिवर्सिटी और जो भी एचईसी है ना, उन्होंने अपने क्राइटेरिया सेट किए होते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है। एचईसी एम्बेसी इतने सेलेक्ट करेगी और यूनिवर्सिटी की तरफ से इतने सेलेक्ट बिल्कुल करेगी। ऐसे ही है। बट मुझे लगता है कि अगर आप एचईसी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको हेड का टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, और बिल्कुल कुछ ऐसे ही है। स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हेड का टेस्ट नहीं दे नहीं दे पाते। पाते। तो इसीलिए वो फिर यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं। आई थिंक यूनिवर्सिटी से अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रह जाता है। बिल्कुल। अब देखें ना, ये एक बेनिफिशियल पॉइंट सेट किया गया है ना, वो मैंने आपको जो पहले कंपैरिजन बताया वो मैंने आपको एक मतलब कह लें कि इकोनॉमिकल वाइज बताया कि आप यहाँ से जब अप्लाई करें, आप अपने गवर्नमेंट के इदारे के थ्रू अप्लाई करें, HEC के थ्रू। इनकेस अगर ऐसा होता है कि जिस तरह यहाँ पर हेड का एग्जाम जो है वो रिक्वायर्ड होता है अगर आप HEC के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब नहीं इंटरेस्टेड होते करने में, मतलब उनको हो रहा होता है कि हम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे शायद, तो ये ना हो कि ना क्वालिफाई कर पाएं, इधर ही रह जाएं, तो इससे बेहतर ये है कि HEC को प्रेफर करने से बेहतर है कि हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से अप्लाई तो कर सकते हैं। मतलब इसीलिए इसको जो है मतलब दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया। ये भी एक बेनिफिशियल वाली बात है, स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिट है कि अगर वो नहीं करना चाहता वहाँ से मतलब HEC नहीं, अगर वो एग्जाम देने में इंटरेस्टेड है तो वो मतलब यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर ले। और हेड के टेस्ट में भी आपको इतने ज़्यादा मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं होते, आपको 100 आउट ऑफ 50 रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब कि आप इजीली उसको कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब वो कोई मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कोई रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं, मतलब जनरल से क्वेश्चंस होते हैं, आपसे रिलेटेड, आपकी फील्ड से रिलेटेड, आपकी स्टडीज से रिलेटेड ही होते हैं, मतलब उससे कोई हटके तो होने नहीं है उन्होंने क्वेश्चन करने उस एग्जाम में। तो ये है कि मतलब आपको 50% मार्क्स मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स देना चाहते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं देने में, वो देते भी हैं, वो HEC के थ्रू अप्लाई करते हैं। जो मतलब कहते हैं कि नहीं ये मतलब थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है या हम इंटरेस्टेड नहीं एग्जाम देने में, तो वो फिर इस तरह मूव कर जाते हैं, वो टाइप बी में आ जाते हैं, बी कैटेगरी से जो है वो अप्लाई करते हैं डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करके। हमने इन स्कॉलरशिप्स पर डिटेल में अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पे जाकर व्यूअर्स चेकआउट कर बिल्कुल सकते ऐसे ही हैं। है। मतलब आपने अब चाइना को तो बता दिया कि चाइना में स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मिल भी जाती हैं। जापान में क्या स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं? बिल्कुल ऐसे नहीं है कि मतलब जापान में स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी नहीं है, जापान में भी है। लाइक उनकी एक बहुत ही फेमस और बेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, लेकिन कम्पिटेटिव है थोड़ा, जिसका नाम है मैक्स स्कॉलरशिप। हमने ऑलरेडी उस पर सेपरेटली भी वीडियो बनाई हुई है, बट वो ज़रा थोड़ी सी कम्पिटेटिव है। वो एक है फुली फंडेड स्कॉलरशिप, बट वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, वो आपकी मेरिट बेस के अकॉर्डिंग दी जाती है। उसके लिए जो है वो आपने फर्स्टली क्या करना होता है, आपने मतलब यूनिवर्सिटी का मतलब प्रोफेसर फाइंड आउट करना होता है। प्रोफेसर फाइंड आउट करने के बाद उसे एक्सेप्टेंस लेटर लेना होता है। एक्सेप्टेंस लेटर जब आपको मिल जाता है, फिर आपने उस स्कॉलरशिप के लिए जो है एक एंट्रेंस एग्जाम देना है। एंट्रेंस एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर पाएंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन आप जो है वो स्कॉलरशिप को विन करेंगे। मतलब ये है कि वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। आप टोटली डिपेंड करेगा आपके एग्जाम के ऊपर कि आपने कैसा एग्जाम दिया। अगर तो आपने अच्छा एग्जाम दिया होगा, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यार मेरा अच्छा एग्जाम हुआ है। बट ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो अब उनके अकॉर्डिंग है ना, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कि आपने क्या परफॉर्म किया एग्जाम के अंदर। तो ये फिर वो होता है कि उसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, प्रोफेसर फाइंड आउट करना होता है, फाइंड आउट करने के बाद एक्सेप्टेंस लेना, फिर इंटरव्यू होना। मतलब वो बहुत एक लेंथी प्रोसेस है जिसमें आपको 8 से 11 मंथ लग सकते हैं। इसमें टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, इसमें आपको 8 से 11 मंथ जो है वो इजीली लग जाते हैं। तो अब वही CSE स्कॉलरशिप की बात करें तो मतलब उसमें आपको जो मिनिमम CGPA भी आपको रिक्वायर्ड होता है ना, वो 2.8 होता है। बिल्कुल। अब नेक्स्ट में आपका वो होगा 3.5 से अबव ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस लिहाज से मतलब जापान और चाइना की अगर आप स्कॉलरशिप की बात करें ना, तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना में ज़्यादा स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल, मतलब कि लाइक मैक्स स्कॉलरशिप है, उसके अलावा जैसे स्कॉलरशिप आती है, फिर वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स की रीजनल जो है वो स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं वहाँ पर, जो प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। बट मतलब लोगों का ज़्यादा रुझान नहीं होता उस तरफ, लोग ज़्यादातर जो है वो देखते हैं चाइना की तरफ, क्योंकि चाइना में उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, पार्ट टाइम जॉब्स की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। खैर अलाउ तो नहीं करती आई थिंक सो चाइना वहाँ पर स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब करना, बट इन केस अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको अलाउ कर दे तो आप कर सकते हैं। बट ये होता है कि जब यहाँ से पाकिस्तान से, आपको मैंने पहले भी बताया शायद, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर स्कॉलरशिप पे जाते हैं, तो वहाँ पे जब वो स्कॉलरशिप पे गए होते हैं, उनको वहाँ पर मंथली स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है, फीस तो उनकी कोई होती नहीं है, वो वैसे ही वेव्ड ऑफ हो जाती है। तो मंथली स्टाइपेंड मिल रहा होता है, उसके अंदर जो है वो इजीली अपना जो है वो मंथली एक्सपेंसेस को भी कवर कर जितनी अमाउंट मिलती है ना उसे आप सेविंग भी कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मंथली एक्सपेंसेस को आप इजीली कवर भी कर लेते हैं, सेविंग्स के ऑप्शंस की तरफ भी आप आ सकते हैं। और पार्ट टाइम जॉब चाइना में आप कह रहे हैं कि अलाउ नहीं होता, मतलब कि कुछ यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप अगर उनसे परमिशन लें तो आपको अलाउ भी कर देती हैं, बट मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अलाउ नहीं करती। यदि स्टूडेंट अगर स्टडी कर रहा है तो वो स्टडी पे ही कंसंट्रेट करे, उसको पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जाहिर सी बात है, उनको भी पता होता है कि यार मतलब आप स्कॉलरशिप पे आए हुए हो, आपको मंथली स्टाइपेंड में मिल रहा है, आपको फ्री अकोमोडेशन मिली हुई है, हेल्थ इंश्योरेंस, मील्स, व्हाटसोएवर जो भी आपको स्कॉलरशिप पे मिलता है, बेनिफिट्स ही मिल रहे हैं ना। तो जब आपको वो सब कुछ मिल रहा है तो आपको क्या जरूरत है जाके पार्ट टाइम जॉब करने की। आप जिस बेस के लिए आए हैं, स्टडीज के लिए आए हैं, आप उस पर कंसंट्रेट करें, आप अपनी स्टडीज करें। तो इस वजह से वो मतलब स्टूडेंट्स को जो है वो मतलब इस चीज़ की फैसिलिटीज़ देते हैं कि ना जाए स्टूडेंट मंथली स्टाइपेंड मिल रहा है, उसमें गुजारा हो रहा होता है स्टूडेंट्स का, और अच्छे से गुजारा हो सकता है। जिस तरह के वो मंथली सेविंग्स की तरफ भी जा सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस को भी कवर करते हैं। तो इसी तरह अगर हम पार्ट टाइम जॉब की जापान में बात करें तो जापान में आपको ये अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मिलती है। वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अलाउ करती हैं, आप जॉब कर सकते हैं। अप टू 28 आवर्स पर वीक जो है वो आपको वहाँ पर जॉब करना अलाउ होता है। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, लाइक डिलीवरी में जा सकते हैं, वेयर हाउसेस की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्किलफुल पर्सन, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एज ए लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर जॉब कर सकते हैं, होटल स्टाफ कर सकते हैं, आईटी सपोर्ट में जॉब कर सकते हैं। मतलब स्किलफुल जॉब्स भी वहाँ पर अवेलेबल हैं और मतलब अनस्किल जॉब्स भी अवेलेबल हैं। आप किसी भी जॉब में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको अलाउ होता है लीगली 28 आवर्स पर वीक जॉब करना। उसके अलावा जो वहाँ की मिनिमम वेज जो सेट की गई है वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से, वो 1054 जो है वो जापानीज येन है। मतलब पर आवर वेज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिनिमम वेज है जो 1054 जापानीज येन से स्टार्ट होती है। इससे अब की तरफ चले जाएं तो आप 2500 जापानीज येन पर आवर वेज भी आपको मिलती है। मतलब टोटली डिपेंड करता है आपके काइंड ऑफ वर्क पे कि आप वहाँ पर किस टाइप का काम कर रहे हैं। आप जिस टाइप का मतलब वहाँ पर काम कर रहे होंगे, जिस टाइप की आप वहाँ पर जॉब कर रहे होंगे, उस हवाले से जो है वो आपको वहाँ पर पे भी किया जाएगा। जो मिनिमम पर आवर वेज जो है वो वहाँ पर 1054 जापानीज येन जो है वो सेट की गई है। इससे ऊपर की तरफ आप जहाँ मर्जी चले जाएं, वो आपके स्किल्स और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। मतलब अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज या पार्ट टाइम जॉब्स के अगर उस लिहाज से देखें तो आई थिंक जापान अच्छा है, इस हवाले से मगर फिर वही बात आ जाती है, सीएससी स्कॉलरशिप मिल रही है तो फिर आपको पार्ट टाइम जॉब की जरूरत नहीं है। अगर आप जापान में पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो आप अपनी फीस को कवर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ये नहीं, ये प्रोज एंड कॉन्स अब आपको पता है हर कंट्री में होते हैं। सारी बात है, आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रही है और आपको ऐसी स्कॉलरशिप मिल रही है जिसके आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, और फिर वो कम्पिटिटिव भी नहीं है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को तो वैसे ही स्कॉलरशिप की बेस पे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू जापान। जापान में इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। उन्होंने अपने बेस पे ही, अपने बलबूते पे जो करना होता है सब करना होता है। तो फिर वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है। तो इस वजह से ये है कि ये ज़रा थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव होती है। मैक्स स्कॉलरशिप, लाइक जेसो स्कॉलरशिप, तो इस वजह से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का जो है ना वो ज़्यादातर ध्यान सीएससी स्कॉलर, मेरे अपने मतलब कई जानने वाले हैं, मेरे अपने दोस्त हैं जो मतलब सीएससी स्कॉलरशिप की बेस पे जो है वो चाइना गए हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं। मतलब हमारे अपने स्टूडेंट्स सीएससी स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करके चाइना में गए हुए हैं। फिर दूसरी बात ये कि इस कंट्री का वीज़ा रेशियो अप टू 100% है। आपको 100% इसका जो है वो वीज़ा मिलता है, और टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा नहीं है। विद इन 4 to 6 वर्किंग डेज के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। जापान के इतना टाइम ड्यूरेशन नहीं है, जापान की इतनी कम टाइम ड्यूरेशन नहीं है, उसमें आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। इवन कि आप ये देखें कि उसकी स्कॉलरशिप के प्रोसेस में आपने प्रोफेसर फाइंड आउट करना, व्हाट्सएवर जो भी प्रोसेस है, आपको उसी के अंदर 8 to 11 मंथ्स लग जाते हैं। तो फिर वीज़ा प्रोसेसिंग कहाँ चलेगी, वो तो वैसे ही आपको और टाइम लगा देगी। तो चाइना का ये ऐसा नहीं है। चाइना में आपका जो जितना भी प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ और जल्दी हो जाता है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स का यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्कॉलरशिप नहीं विन कर पाते। अब ऑब्वियसली सी बात है, उन्होंने जाना तो होता है अपनी स्टडीज करने के लिए, तो ऑब्वियसली सी बात है वहाँ जाएंगे, फीस पे करेंगे तो ही स्टडीज करेंगे ना। तो आप ये बताएं कि चाइना में जो है वो मतलब क्या फीस कैजुअल है, कहाँ तक जो है ट्यूशन फी रेंज करती है, और इसके अलावा ये एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो कितनी हद तक जो है वो यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। सर ट्यूशन फीस की बात करें तो आपकी जो यहाँ पे बैचलर्स की ट्यूशन फीस है वो आपकी $2000 पर ईयर से स्टार्ट हो रही होती है फॉर योर बैचलर्स। अगर मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में आपकी ट्यूशन फीस यहाँ पे $3000 से स्टार्ट होके वो आपके टोटली प्रोग्राम पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट किया, तो उस तक रेंज करती है। इसके अलावा आपने जो लैंग्वेज बैरियर की बात की है, अगर हम देखें तो चाइना की 99% यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आइल्स रिक्वायर्ड नहीं करती। आपको यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं आता, लेकिन ऑब्वियसली बात है, आपने कहा कि उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज़ है। तो आप किसी के कल्चर में रह रहे हैं, किसी कंट्री में जाके रह रहे हैं, तो आपको कल्चर को समझने के लिए वहाँ की लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको अगर लैंग्वेज आती है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज नहीं भी आती तो इट्स फाइन। आपको मतलब 1 साल का लैंग्वेज कोर्स करवाया जाता है जिसमें आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इस चीज़ के बारे में खैर मेरी अपनी भी रिसर्च है कि मैंने देखा है कि वहाँ पर जो है मतलब जिस तरह लाइक MBBS की बात करें अगर हम, तो MBBS देखें वहाँ पर 6 साल का रखा गया है, हालांकि स्टडीज ड्यूरेशन जो है वो 5 साल की है। 1 साल इसलिए रखा गया अलग से कि आपको वहाँ पर लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। 1 साल आपकी लैंग्वेज का होगा और 5 साल जो है वो आपको MBBS से रिलेटेड, आपको वहाँ मेडिकल से रिलेटेड स्टडीज़ करवाई जाएगी। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको चाइनीज़ आती है, जिन्होंने अपनी होम कंट्री
कंट्री से रहते हुए जो है वो चाइनीज लैंग्वेज सीखी होती है, अब वो वहाँ जाकर जो है वो चाइनीज कोर्सेज में अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, उसके लिए जाहिर सी बात है उन्होंने जब सीखी होती है तो उनके पास HSK 4 का सर्टिफिकेट होता है, तो वो सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर लेते हैं। इसके अलावा ये है कि जिस तरह आपने बताया वहाँ की 80 to 90% यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो मतलब आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं करती हैं, आप अपने सिंपली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और CSE स्कॉलरशिप में भी आपको आर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती जब तक कि आपकी यूनिवर्सिटी रिक्वायर ना करी, और यूनिवर्सिटीज मोस्टली नहीं रिक्वायर करती। बिल्कुल ऐसी है, बट आप चाहे चाइना जाएं, चाहे जापान जाएं, इवन कि आप यूनाइटेड स्टेट्स जाएं, कनाडा जाएं, ओवरऑल किसी भी कंट्री में आप दुनिया की जाएं, लेकिन वहाँ की जो भी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हम तो ये रिकमेंड करेंगे कि स्टूडेंट को जरूर आनी चाहिए, चाहे वो यहाँ से सीखे जाए चाहे वो वहाँ जाके सीखे, बट ये भी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन तभी प्रोवाइड करती हैं जब आपको पहले से ही अपनी होम कंट्री में रहते हुए उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज आती होगी, और कई कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। अच्छा, कई कंट्रीज ऐसी होती है जो कहती है हमारी कंट्री में आके जो है वो आप हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज सीखें। अच्छा, अब ये तो हो गया लैंग्वेज का पार्ट। इसी तरह अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ लिविंग की, तो चाइना की कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में आप क्या कहते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जो है वो मतलब स्कॉलरशिप पे नहीं जाते हैं, उन्होंने वहाँ जाके अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो मैनेज करनी है ना, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है मतलब अब ऑब्वियस सी बात है इनकेस अगर वो जॉब करते हैं, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज आपने बताया कि करती हैं अलाउ, मैंने खुद भी देखा कि कई यूनिवर्सिटीज करती हैं, कुछ नहीं करती। स्कॉलरशिप पे अगर स्टूडेंट जाता है तो वो यूनिवर्सिटी तब उनको अलाउ नहीं करती कि आप जाके जॉब करें, क्योंकि आपको बेनिफिट्स जो इतने मिल रहे होते हैं लाइक CSE स्कॉलरशिप में जिस तरह मिलते हैं, बट इन केस अगर स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे नहीं जाता तो फिर तो उसके लिए देखें ना मैंडेटरी हो रहा था कि जाहिर बात है वो वहाँ पे गया हुआ है, एक प्रदेश शहर है, वो वहाँ पे जॉब करेगा, कुछ अर्निंग करेगा तो अपने मतलब मंथली एक्सपेंसेस को कवर करेगा ना। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ तक रेंज करती है चाइना में स्टूडेंट के लिए? जी बिल्कुल सर, अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो चाइना बहुत ही अफोर्डेबल कंट्री है, एक बजट फ्रेंडली कंट्री है, आपकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं आती। आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आपकी 1000 RMB से 1500 RMB तक रेंज करती है पर मंथ, आपकी पर मंथ रेंज करी होती है। इसके अलावा आपको अगर स्कॉलरशिप पे जाता है तो स्टाइपेंड इससे ज़्यादा मिल रहा होता है आपको, जैसे कि मैंने बताया था आपका स्टाइपेंड मास्टर्स में इतना है, बैचलर्स में इतना है, तो आप 1500 या 2000 RMB सेव भी कर सकते हैं। आपकी जो अदर एक्सपेंसेस हैं या आपने अपनी फैमिली को भिजवाने हैं तो आप वो भी इजीली कर सकते हैं। तो आप स्टूडेंट्स को ये भी बता दें कि अगर वो जापान में जाते हैं तो उनकी क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग आ जाती है, तो वो अफोर्ड कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह के मैंने आपको पहले भी बताया कि जापान में जो है वो मतलब अगर मैं पार्ट टाइम जॉब की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत सारी आपको जॉब्स जो हैं वो मिल जाती हैं, इजीली मिल जाती हैं, बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज मिल जाती हैं जो स्टूडेंट्स को जॉब प्रोवाइड करती हैं, और वहाँ की जो मिनिमम वेज होती है वो 1054 जापानीज येन से स्टार्ट हो रही है। ये मिनिमम वेज है जो मैंने आपको बताई थी। तो इससे ऊपर जाके अगर आप देखें तो मतलब कोई 2500 जापानीज येन कमा रहा है, कोई 3500 जापानीज येन कमा रहा है, मतलब अर्निंग बहुत अच्छी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत करते हैं वहाँ पर, अच्छी खासी अर्निंग करते हैं, इवन कि वो अपने मंथली एक्सपेंसेस को भी इजीली कवर करते हैं, सेविंग्स की तरफ भी जाते हैं। तो जो स्टूडेंट की वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग रेंज करती है वो 50,000 जापानीज येन से लेके 60,000 जापानीज येन या 70,000 जापानीज येन पर मंथ तक भी रेंज कर सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट के अपने लिविंग लाइफस्टाइल पे और स्पेंडिंग हैबिट्स पे, किस तरह का वहाँ पे लाइफस्टाइल जो है वो स्पेंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें अब आप देखें आपकी अकोमोडेशन भी शामिल होती है, आपकी फूड एंड ग्रोसरीज, आपकी यूटिलिटी एंड बिल्स, आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल होती है। ऑब्वियसली सी बात है जब आप खाना जो है वो बाहर खाने को प्रेफर करेंगे आपके मंथली एक्सपेंसेस भी जो है वो बढ़ जाएंगे। इवन कि अगर आपको कुकिंग आती है आप घर पे करेंगे तो ये कम भी हो सकते हैं, मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। तो इस तरह अगर आप मतलब यानी यहाँ का जो कैपिटल है जो टोक्यो है, अगर आप वो जरा थोड़ा एक्सपेंसिव कंट्री है, अगर आप वहाँ पे रहेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होगी। बट अगर आप इनकी स्मॉलर सिटीज में जाएंगे लाइक ओसाका में चले जाएं, हिरोशिमा में चले जाएं, क्यूबे में चले जाएं, फुकुओका में चले जाएं, इसके अलावा नगोया सिटी में चले जाएं, क्योटो सिटी में चले जाएं, ये स्मॉलर सिटीज हैं, जबकि टोक्यो जो है वो वहाँ का कैपिटल सिटी है और लार्जेस्ट सिटी है, तो वो ऑब्वियसली सी बात है थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। तो अगर आप इन स्मॉलर सिटीज में जाते हैं तो ये स्मॉलर सिटीज भी जो है वो बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत सिटीज हैं जो कि आपको ग्रेट लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो प्रोवाइड करती है एट अ लोअर प्राइस। यहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो सकती है। ये वैसे ओवरऑल टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट के अपने ऊपर। बट अगर चाइना से कंपेयर किया जाए तो जापानीज या जापान की कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा आ जाती है आपकी पर मंथ, और चाइना में आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही अफोर्डेबल होती है जिसको खुद इजीली कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप इन दोनों कंट्रीज का ओवरऑल कंपैरिजन करें तो देखिए स्कॉलरशिप्स की बात करें तो चाइना जो है वो नंबर 1 पे है एज कम्पेयर टू जापान। जापान में जो है वो थोड़ी कम्पिटिटिव है, वहाँ पर जो है वो इजीली आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। इवन कि हमारे बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स भी जो है वो CSE स्कॉलरशिप की बेस पर गए हैं। उसके अलावा ट्यूशन फीस चाइना की जो है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू जापान। जापान में आपकी जो ट्यूशन फीस रेंज करती है वो 70,000 जापानीज येन से लेके 1.5 लाख जापानीज येन पर ईयर तक की रेंज करती है, जिसका अगर आप पाकिस्तानी हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 12 लाख से लेके 18 लाख तक जो है वो आपकी बैचलर्स की फीस होती है। बट यही फीस आपकी जो मास्टर्स में है वो 27 लाख 28 लाख इवन की 30-35 लाख तक भी चले जाती है, जो कि टोटली डिपेंड करती है आपकी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम पे। तो इस तरह फी कंपैरिजन करें तो चाइना तब भी आगे है जापान से, क्योंकि जापान में बहुत ज्यादा ट्यूशन फीस है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, पहली बात यह है कि जो बंदे स्कॉलरशिप पे गए होते हैं चाइना, उनको वहाँ पे
जॉब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हर चीज़ जो है उनको स्कॉलरशिप की बेस पे मिल रही होती है। इनकेस अगर वो वहाँ पर जॉब कर भी रहे होते हैं तो वो इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं कि अपने मंथली एक्सपेंसेस को बहुत ईजिली कवर करते हैं, इवन कि वो सेविंग्स के ऑप्शन पे भी आ जाते हैं कि अपनी सेविंग्स भी करते हैं वहाँ पर साथ साथ, ठीक है। बट जापान में जो है वो आपको यहाँ पर अच्छी वेजेस मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, बट आप ये देखें कि अगर अच्छी वेज मिलती है तो एक्सपेंसेस भी फिर उसी हिसाब से आते हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब जापान से कंपेयर करें तो चाइना बेटर है। अगर स्टूडेंट चूज करना चाहते हैं तो वो चाइना जैसी कंट्री को चूज कर सकते हैं। और चाइना में जॉब अपॉर्चुनिटीज, हम आफ्टर स्टडीज की बात करें तो आफ्टर स्टडीज आपको सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा मिल जाती हैं। आप आईटी को लेके और टेक्नोलॉजी को लेके चाइना बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री, चाइना टॉप में आता है। बिल्कुल, चाइना में जो है वो आईटी से रिलेटेड, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो है वो बहुत ज्यादा वर्क किया जाता है। आपको बहुत इजीली वहाँ पर जो है वो जॉब मिल जाती है। इवन कि आप दूसरी कंट्रीज में भी चले जाएं तो इजीली आपको जो है वहाँ पर जॉब्स मिल जाती है। आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप स्टडीज करके आप चाइना में ही रहना चाहते हैं कि चाइना से बाहर जाना चाहते हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, फिर एज कम्पेयर टू जापान, अगर आप चाइना में रहना चाहते हैं आपके लिए एडजस्ट और सेटलमेंट होने की बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इवन कि वो अपॉर्चुनिटीज आपको जापान ऑफर नहीं करता, क्योंकि फर्स्टली चाइना जो है वो पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री भी है, हमारे रिलेशन उसके साथ ऐसे हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं होती है, वो इजीली वहाँ पर एडजस्ट भी हो जाते हैं और सेटल भी हो जाते हैं और वहाँ पर सारी उम्र वहीं पे काम करते हैं। अगर वो वैसे मतलब ओकेजनली मूव करना चाहें किसी दूसरी तीसरी कंट्री में तो वो जा सकते हैं। बट जापान में ऐसा थोड़ा मुश्किल होता है, एडजस्टमेंट के और सेटल होने के चांसेस जो है वो जरा थोड़े से कम होते हैं। बिल्कुल, चाइना ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी कंट्री है। स्टूडेंट्स टारगेट कर सकते हैं, आपकी फीस कम आ जाती है, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम आ जाती है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं और इसके अलावा चाइना में लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होता। बिल्कुल, चाइना में जो है वो मतलब लैंग्वेज बैरियर होता है बट इतना नहीं खास होता। जापान में जो है आपको वहाँ पर जो है वो बैचलर्स के लिए तो काफ़ी डिफिकल्टीज होती हैं। आपको 1 से 2 साल का जो है वो पहले लैंग्वेज कोर्स करवाया जाता है, 2 साल आपके ये हो गए, बाकी आपके स्टडीज़ के हो गए, तो बैचलर्स को लेके वहाँ पर ज़रा थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती हैं। तो इसी वजह से वहाँ पर स्कॉलरशिप भी जो है ना वो बैचलर्स के लिए नहीं होती हैं, वो वहाँ पर मास्टर्स के लिए या पीएचडी वगैरह के लिए ऑफर की जा रही होती हैं। बट चाइना में आपको बैचलर्स के लिए भी ऑफर की जाती है, मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। बैचलर्स के लिए भी वही रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जो मास्टर्स और पीएचडी के लिए रहती हैं। तो इस वजह से जो है लैंग्वेज बैरियर चाइना में जो है वो एज कम्पेयर टू जापान जो है वो कम है थोड़ा। जापान में जो है वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा है। इवन कि आपको वहाँ पर जो है N5 का सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है। अगर आप वहाँ पर स्टडीज़ करना चाहते हैं आपको जापानीज लैंग्वेज आनी चाहिए, जिसके लिए आपको N5 का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। जी बिल्कुल सर, हर हिसाब से देखें तो चाइना टॉप पे ही आ रहा है। स्टूडेंट्स को जरूर टारगेट करना चाहिए अगर वो एशियन कंट्रीज में जाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्टूडेंट्स अगर इस तरह का और कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अब्रॉड में जाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके हमारी टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप चाइना में भी जाना चाहते हैं, चाइना में जाके अपनी स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे जो है वो व्हाट्सअप करें। आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमारे एक्सपर्ट्स जो है वो आपको गाइड करेंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं, किस प्रोग्राम में जा सकते हैं, स्कॉलरशिप के लिए क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे सेंड करके अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे दिए गए एड्रेसेस पे हमें विजिट भी कर सकते हैं। सो आई थिंक मैम दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड ऑन कंपैरिजन ऑफ चाइना एंड जापान। सो व्यूअर्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मजीद कॉन्टेंट्स आपके लिए लेकर आ जाएं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। और इस वीडियो से रिलेटेड इनकेस दोनों कंट्रीज को लेकर हमारी तरफ से कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताया करें, ताकि फर्दर इन कंट्री से आने वाली जो कोई भी वीडियोस हो उन वीडियोस के अंदर जो है हम तमाम पॉइंट्स को डिस्कस कर सकें। और अगर आपको मौका मिले चाइना या जापान जैसी कंट्री को चूज करने का तो आप किस कंट्री को चूज करेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप तक राइट और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दें इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।